सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। सो पॉइंट वाइज कुछ बातें इंफॉर्मेशनल हैं जिसको यहाँ से देखेंगे, कुछ टेक्निकल बातें होंगी जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट मेंशन कर रखा है, रेस्पिरेशन इज़ एन एम्फीबोलिक, रेस्पिरेशन इज़ एन एम्फीबोलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। देखिए, इस लाइन का मतलब होगा, एक्सर्गोनिक का मतलब होगा कि यहाँ पे एनर्जी बनेगा, मतलब एनर्जी का क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी का एवोल्यूशन होगा। और ये एम्फीबोलिक पाथवे कैसे होगा, ये हम आगे इस बात को प्रूफ करेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है ना। इट इज़ ए मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस विच इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरे में इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज़ रिलेटेड टू लिबरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे करें एटीपी का एवोल्यूशन हुआ, वो हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे तो सेल कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को, ठीक है ना, सबको मतलब इन तीनों को कह रहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन इसमें प्रेफरेंस लेवल जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कार्बोहाइड्रेट को पहले, उसके बाद फैट को, लास्ट में किसको, प्रोटीन को। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को बोल रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जहाँ पे ग्लूकोज, जैसे अगर यहाँ पे फूड को अगर हम ग्लूकोज कंसीडर करें तो ग्लूकोज को पूरा पूरा करें तोड़ दिया जाएगा। यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हेन एंटायर कार्बन इज रिलीज्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये होगा इसका बैलेंस इक्वेशन। तो ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये बातें आपको पता चलेगी, ठीक है ना। दूसरा टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। फूड ऑक्सीडाइज इनटू एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है उस कंडीशन में कह रहे हैं कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। ड्यूरिंग इट मोस्ट एनर्जी लॉस एज अ हीट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा तुम्हें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, सम पैरासिटिक एनिमल्स सच एज टिनिया, एस्कैरिस, समटाइम्स मसल्स एंड इन आवर आरबीसीज, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बेसिकली हमारा 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस का साइट आपसे पूछा जाएगा ना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट होता है, तो क्या बताना है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। दूसरा स्टेप जो होगा उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कहाँ होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। तीसरा स्टेप है टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ कंप्लीट होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये वो स्टेप है जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखिए,
पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज 3 कार्बन कंपाउंड, थ्री कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, इसमें टूट जाएगा। उसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर जाता है कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। कहाँ एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, ध्यान रखना। अब आगे बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ये कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ग्लाइकोलिसिस को और किस नाम से जाना जाता है। तो ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके जो डिस्कवरर रहे हैं उसमें एम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, ये तीनों साइंटिस्ट का, एम्बडन का ई, मेयरहॉफ का एम और पार्नास का पी, तीनों को इकट्ठे जब आप सोचेंगे तो इसको इसीलिए ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसको बोलते हैं दिस इज़ द कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब पूछा जाएगा आपसे कि दोनों में कॉमन कौन होता है, तो क्या बताना है, मतलब दोनों में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन कौन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ग्लूकोज, सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कितने स्टेप में टूटता है, बताना है आपको 10 स्टेप में, ठीक है ना। कितने स्टेप में, 10 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब कह रहे हैं कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे, ग्लूकोज के कार्बन नंबर, जैसे ग्लूकोज मान लीजिए ऐसा ग्लूकोज होगा 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो बोल रहे हैं ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हुआ, तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं कहाँ से आया, तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी कन्वर्ट हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और किस में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आपको अटैच होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, फ्रक्टोज के पास कितना कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 1,6 मतलब हो गया कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6। 20 मतलब 2, 20 मतलब 2 एंड फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे एक एक फॉस्फेट ग्रुप, दोनों को इकट्ठे कैसे पढ़ेंगे, फ्रक्टोज 1,6, फ्रक्टोज 1,6, 2 के लिए क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अभी देखिए यहाँ तक हम कहाँ चल रहे हैं, यहाँ तक हम 6 कार्बन में चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये वो स्टेप है, मतलब पहला, ये पहला और ये तीसरा, दोनों स्टेप में एक एक एटीपी का खर्चा होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे, अब ये यहाँ तक अभी हम 6 कार्बन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये 6 कार्बन, अब इसके नीचे से अब देखिए 3 कार्बन वाली हमारी साइकिल शुरू हो गई है। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है
अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में। मतलब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ किस में, एसिड में। तो एल्डिहाइड एसिड में कब कन्वर्ट होगा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको ज़रूरी क्या पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कराने के लिए ज़रूरी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये देखिए एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए ज़रूरी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अब देखिए NAD प्लस यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। NAD प्लस क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। NAD प्लस रिड्यूस होके NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो रखा है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये देखिए 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब 1 2 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 3 बिस, मतलब फिर से देखिए 20 मतलब दो फास्फेट ग्रुप के लिए 20 टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,3 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे आपके पास कह रहे हैं 2 फास्फेट ग्रुप थे, यहाँ पे एक ही फास्फेट ग्रुप रह गया। मतलब एक फास्फेट ग्रुप क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। और उस फास्फेट ग्रुप को पकड़ लिया किसने, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने, और किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ क्या हुआ क्या है कि आपको सिर्फ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3, पहले जो फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे था, बाद में वो फास्फेट ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन नंबर 2 पे। बस इतना हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया किस में, पायरुविक एसिड में। देखिए फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पायरुविक एसिड की फॉर्म में, ठीक है ना। और ये फास्फोइनॉल में जो फास्फेट ग्रुप था वो रिलीज हुआ, तो उसको किसने एक्सेप्ट किया होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने, और किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़रूरी बात है, जो हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है कि देखिए रिएक्शन के शुरुआत में पहले और तीसरे स्टेप में, पहले और तीसरे स्टेप में आपको क्या देखने को मिला है कि एक ATP खर्च हुआ है, ठीक है ना। और क्या देखने को मिल रहा है, एक ATP देखिए यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, और एक ATP यहाँ बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ ये साइकिल चल रही है, बेसिकली ये किसके लिए चल रही है, ठीक है ना। तो ये 3 कार्बन के लिए चल रही है। तो ध्यान रखना है, ये जो हमने ये 2 NADH2 लिखा है ना, तो ये एक्चुअल में हमने दोनों के लिए लिखा है इकट्ठे। मतलब ये वाला 3 कार्बन ये भी कह रहे हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आगे चल के, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है कि ओवरऑल मतलब ये एक ATP यहाँ, एक ATP यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये जो हमने बात लिखी है, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि एक बार रिएक्शन होगा तो ये होगा,
ठीक है ना। ये ATP बनेगा, एक ये ATP बनेगा और एक NADH2 बनेगा, ध्यान रखना है। एक बार रिएक्शन होगा तो एक ATP यहाँ, एक ATP यहाँ और एक NADH2 यहाँ, ठीक है। अब दोबारा से कह रहे हैं फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा तो फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर से एक ATP, फिर से एक ATP और फिर से एक NADH2। तो ओवरऑल हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला कह रहे हैं कि ये वाला स्टेप अगर 2 बार पूरा होगा, ठीक है, तो ओवरऑल हमें कितना फ़ायदा होना है, 2 NADH2 बनेगा, बोलिए 2 NADH2 बनेगा और 4 ATP, 2 NADH2 और 4 ATP, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं कि इन ग्लाइकोलिसिस नाइदर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन नॉर लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। तो ग्लाइकोलिसिस वो घटना है जिसमें न तो ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाएगा और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है। अब ये कुछ ज़रूरी बातें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हमने लिख रखा है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP। तो आपको डायरेक्ट कितना ATP बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए ना। ये कह रहे हैं कि ये एक बार साइकिल चलेगी तो 2 ATP, ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, तो 2 बार साइकिल चलेगी तो कितना ATP डायरेक्ट बन रहा है, 4 ATP, ठीक है ना। और डायरेक्ट गेन ऑफ ATP आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट गेन आपको कितना हो रहा है, तो 4 ATP तो कह रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है, 4 ATP का फ़ायदा हो रहा है। उसमें से 2 ATP पहले और तीसरे स्टेप में क्या होगा, खर्च हो जाएगा। मतलब 4 पूरा आपको मिला, उसमें से 2 इस्तेमाल हो जाएगा, तो कितना ATP का फ़ायदा हो जाएगा हमको, 2 ATP का, ठीक है ना। अब फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ द नेट टोटल गेन, ठीक है। तो नेट टोटल गेन के अंदर देखिए 2 ATP, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कह रहे हैं 2 डायरेक्ट ATP लिख रखा है और 6 ATP बनेगा किससे, NADH2 से। एक NADH2 से आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक NADH2 की वैल्यू 3 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ से 2 NADH2 कितना ATP बना के देगा, 6 ATP, ठीक है ना। यहाँ पे 2 हमने ब्रैकेट में लिख रखा है SLP। SLP का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। क्या मतलब होता है SLP का, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो नेट टोटल गेन आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब हो जाएगा हमारा, नेट टोटल गेन 8 ATP के बराबर होता है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP की वैल्यू कितनी होती है, 4 ATP। डायरेक्ट गेन ऑफ ATP कितना, 2 ATP, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। देखिए तो बेसिकली यहाँ पे जो ATP बनने का तरीका होगा, ठीक है ना, वो ATP हमारा 2 तरीके से बनता है। एक को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या इसी को SLP के नाम से जाना जाता है। दूसरे को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब SLP का क्या मीनिंग है, कह रहे हैं कि व्हेन अ सबस्ट्रेट रिलीज एनर्जी फॉर फास्फोराइलेशन, जब सबस्ट्रेट ही एनर्जी रिलीज कर दे और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हो जाए, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट। मान लीजिए कह रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट A है, ये कन्वर्ट हुआ B में, ठीक है। तो इस कन्वर्जन में कह रहे हैं कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और इस रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया एडेनोसिन डाईफॉस्फेट ने अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में, और किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। या और इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ATP विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी ATP का बनना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यहाँ पे लिख रखा है ना, बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ATP या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनेगा या कह रहे हैं डायरेक्ट सबस्ट्रेट से बनेगा, ठीक है।
अगर डायरेक्ट सबस्ट्रेट के लेवल पे एटीपी बनता है तो उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से एटीपी बनता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिख रखे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा जो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो अभी तक हमें ये बात पता चल चुका है ना कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन, या कभी कभी इसको गेटवे पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसकी तरह कर रहा है, ये कनेक्ट करता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। ये कनेक्ट करता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। अब यहाँ पे ठीक है ना, ये जो लिंक रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन के हम अंदर हमें 2 टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है डीहाइड्रोजिनेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है ना, तो ये हम बातें आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछा जाएगा आपसे कि ये लिंक रिएक्शन चलता कहाँ है, तो ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, याद रखना है। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। ये जो प्रोसेस है मतलब लिंक रिएक्शन है, इसको एक एंजाइम कैटलाइज करता है जिसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है मैग्नीशियम आयन, दूसरे को बोलते हैं लिपोइक एसिड, तीसरे को बोलते हैं थियामिन पैरोफॉस्फेट, चौथे को बोलते हैं NAD+, और 5वें को बोलते हैं कोएंजाइम ए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, कि 2 पायरुविक एसिड था हमारे पास, तो इसके ऊपर कितना कोएंजाइम ए अटैक करेगा, 2 कोएंजाइम ए अटैक करेगा, और बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल बनेगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। और हमने बताया ना कि इस रिएक्शन के अंदर आपको डीहाइड्रोजिनेशन देखने को मिलता है और डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और जो हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सेप्टर की तरह कौन बिहेव करता है, NAD+। तो NAD+ यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD+ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, NaTH2 में। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, या क्रेब्स साइकिल को कभी कभी TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है, या कभी कभी इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा कहाँ चलता है क्रेब्स साइकिल, तो क्या बताना है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जरूरी पॉइंट। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ये जरूरी लाइन लिखा है हमने, ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल। TCA साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट मार्कर एंजाइम, जिसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं, विच इज़ नोन एज मार्कर एंजाइम इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। बेसिकली जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो एंजाइम किसका है, तो वो एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का। तो उसे कायदे से होना कहाँ चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना होके वो कहाँ से एसोसिएटेड होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब कुछ क्रेब्स साइकिल से एसोसिएटेड ये इन्फॉर्मेशन देखिए। क्रेब्स साइकिल बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA मीन्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड
इज़ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। किसको एक्सेप्ट कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। ये 4 और ये 2 कार्बन दोनों मिल के एक 6 कार्बन का एसिड तैयार करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3 कार्बोक्सिलिक। इसलिए इसको कभी कभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा एसिड कौन सा बना? सिट्रिक एसिड। ठीक है ना। और सिट्रिक एसिड के अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इस साइकिल को क्या नाम दिया गया? क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना। तो ये क्रेब्स, हैंस क्रेब्स ने पहली बार इसके बारे में बताया और कह रहे हैं कि सिट्रिक एसिड बन रहा है। पहला जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो सिट्रिक एसिड के नाम के बिहाफ पे इसको कभी कभी सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग कभी कभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन अकर्स एट 4 साइड्स इन क्रेब्स साइकिल। अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना, कि ये क्या पॉइंट का क्या मतलब है, उसको नीचे देखेंगे। और जब पूरा साइकिल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? 3 NADH2 बनता है। कितना NADH2? 3 NADH2, एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो GTP है, GTP की जो वैल्यू है वो ATP के बराबर होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखिए क्रेब्स साइकिल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बताया कि लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो चुका होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखिए, और यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन, दोनों मिल के क्या बना दिए? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के पास कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? सिस एकोनेटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? सिस एकोनेटिक एसिड में। फर्दर सिस एकोनेटिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा? आइसोसिट्रिक एसिड में। नेक्स्ट कह रहे हैं आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे ज़रूरी जो बात हमें ध्यान में रखना है ना, कि आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्जन में NAD प्लस क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH2 में। अगले स्टेप में देखिए ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किस में? अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये वो स्टेप है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है पहला डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, कौन से स्टेप में होता है? तो क्या बताना है आपको? जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। उसके बाद अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ पे क्या होगा? तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के पास कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। तो यानी कि यहाँ भी एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुआ। तो फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन देखिए, ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं। सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ध्यान रखना है। ठीक है ना। और ये वो स्टेप है जिसमें NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH2 में, मतलब NAD प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है ना, NAD प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप है, ज़रूरी स्टेप है। ठीक है ना, जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है किसमें?
सक्सिनिक एसिड में। जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये वो स्टेप है जिसमें जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, हमने बताया कि एक जीटीपी इक्विवेलेंट होता है किसके, एक एटीपी के। देखिए तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको हम बोल दें सबस्ट्रेट एक्स, ठीक है ना, इसको बोल दें सबस्ट्रेट वाई, तो ये कह रहे हैं ये सबस्ट्रेट के लेवल पे फास्फोराइलेशन हो रखा है, ठीक है ना, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसएलपी के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं, एसएलपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप जिसमें सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये वो स्टेप है जहाँ पे एफ प्लस रिड्यूस होता है किसमें, FADH2 में। अगले स्टेप में फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और नेक्स्ट स्टेप में मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और ये लास्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि NAD प्लस रिड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो आपको देखिए कितने NADH2 मिले, ये पहला NADH2 रहा, ये दूसरा NADH2 रहा, और ये तीसरा NADH2 रहा। कितने FADH2 मिले, तो ये FADH2 रहा, ठीक है ना। और कितना GTP मिला, तो एक GTP मिला। अब ये देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास पायरुविक एसिड कितना था, 2 पायरुविक एसिड था, तो 2 पायरुविक एसिड कितना एसिटाइल को एंजाइम में बनाएगा, तो 2 एसिटाइल को एंजाइम में बनाएगा। तो ये पूरा साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगी, एक ग्लूकोज के लिए ये पूरी साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगी, 2 बार ऑपरेट होगी। अगर ये साइकिल 2 बार ऑपरेट होगी तो ध्यान देना है क्या कि ये कह रहे हैं कि 1 2 3 NADH2 एक साइकिल से, तो दोनों साइकिल से कितना NADH2, 6 NADH2। बोलिए, एक साइकिल से एक FADH2, तो 2 बार साइकिल चलेगी तो कितना FADH2, 2 FADH2। एक साइकिल से एक GTP, तो 2 साइकिल से कितना GTP, 2 GTP, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमने लिख रखा है। अब ये देखिए ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो NCERT के अंदर इन्होंने इस रिएक्शन को कुछ इसी तरीके से लिख रखा है। तो इसका क्या मीनिंग क्या है, देखिए पायरुविक एसिड कितना बनेगा, पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। बोलिए, तो अब ये जो पूरा रिएक्शन हमने लिख रखा है, देखिए ना कि लास्ट में हमको अगर ये इसको हम इस तरीके से, मतलब अगर ये हमने जो लिख रखा है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए रिएक्शन लिख रखा है। तो पायरुविक एसिड देखिए, एक तो लिंक रिएक्शन में NAD प्लस इस्तेमाल होगा, और 3 क्रेब्स साइकिल में, एक लिंक रिएक्शन में और 3 क्रेब्स साइकिल में, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 4 NAD प्लस, ठीक है ना। 3 मॉलिक्यूल वाटर का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे एक FAD प्लस इस्तेमाल होगा, और एक कह रहे हैं ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ओवरऑल कह रहे हैं आपको मिलेगा क्या, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NADH2, बोलिए 4 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP। ये बेसिकली ATP वही GTP वाला ATP है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो ये कह रहा है कि ये जो हमने लिख रखा है वो एक कार्बन, मतलब एक पायरुविक एसिड के लिख रखा है, ठीक है ना। ये सारा का सारा रिएक्शन कितनी बार ऑपरेट होगा, 2 बार ऑपरेट होगा। तो ये सारी ये वैल्यू कैसे फिर हम इसको कैसे करेंगे, तो पायरुविक एसिड 2 होगा, ठीक है। तो एक के करस्पॉन्डिंग 4 NAD प्लस है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। ये FAD प्लस 1 इस्तेमाल होता है, तो 2 जब यहाँ पे करें 2 से गुना होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 FADH। यहाँ से 1 के करस्पॉन्डिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल होगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कह रहे एक से एक बार साइकिल में एक कह रहे हैं GTP बनता है, ठीक है ना। 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 GTP बनेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साइकिल चलता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 बार होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 CO2। 1 से 4 तो 2 से 8 NADH2। बोलिए,
एक से एक FADH2 तो दो से दो FADH2, एक से एक ATP या GTP तो दो से दो GTP। सही है, सही है। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है कि एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 3 NADH2, बोलिए 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमने जो इक्वेशन में लिख रखा है ये पायरुविक एसिड के करस्पॉन्डिंग लिख रखा है, लेकिन हमारा क्रेब्स साइकिल ध्यान रखना है, क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। पहले पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिसको हम लोगों ने लिंक रिएक्शन बोला, ठीक है ना, जिसको हमने लिंक रिएक्शन बोला। तो लिंक रिएक्शन के बाद हमारा क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, इन्होंने लिख रखा है ऑक्सीडेशन अकर्स एट 4 साइट्स इन क्रेब्स साइकिल। तो वो 4 कौन से ऐसे जगह जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रखा है, तो देखिए, तो स्टेप को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। NAD+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। NAD+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कितने ऑक्सीडेशन हो गए, ये देखिए, ऑक्सीडेशन अकर्स एट 4 साइट्स इन क्रेब्स साइकिल। 3 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP इज फॉर्म्ड इन सिंगल साइकिल, ठीक है ना। और ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये पायरुविक एसिड से हमने देखिए सारी बातें कैलकुलेट की है। तो पहले यहाँ पे पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो हमने मतलब लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों को इकट्ठे लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ये 4 NAD+ कहाँ से हो गया। इसमें 4 में से एक NAD+ किसका है, लिंक रिएक्शन का, ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे तो ये आपको पूरा हो गया हमारा मतलब ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट हो गया हमारा लिंक रिएक्शन एंड नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन कहाँ चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।